नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार फ्रेंड्स, टीचर, स्टुडंट्स सगळ्यांना माझा प्रेमाचा नमस्कार. आणि जिनियस सायन्समध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप 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 स्वागत आहे. चला, आपण काल पाहिलं होतं वेगवेगळ्या प्रकारचे इलॅस्टिक कॉन्स्टंट्स पाहिले आपण, है ना. इन लास्ट पीरियड वी हॅव लर्न अबाउट सम इलास्टिक कॉन्स्टंट्स अँड दॅट इलास्टिक कॉन्स्टंट त्यांचे काही रिलेशन सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत. पण आज मात्र आपण पाहत आहोत काय, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो आता इथं तुमच्या समोर मी दिलेला आहे हा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. आता कर्व म्हटल्याच्या नंतर काय, तर दिस इज कॉल्ड ॲज अ ग्राफ. इट इज अ ग्राफ प्लॉट अगेन्स्ट स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. एका ॲक्सिसवर स्ट्रेस आणि एका ॲक्सिसवर स्ट्रेन अशा पद्धतीने प्लॉट केलेला एक ग्राफ आहे. याला आपण म्हणतो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. यानी कि हम इसे कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. लेकिन ये जो कर्व है ये कर्व किसके बारे में है, ये किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. बोले तो एक वायर है, नीचे दूसरी एक मैंने हेडिंग दी है. कौन सी, ये हमारी बुक की स्टेरिंग यानी कि हेडिंग है, और ये मैंने दी वाली हेडिंग है. इसमें क्या है देखो, बिहेवियर ऑफ अ मेटल वायर. एक मेटल वायर है और एक मेटल वायर का बिहेवियर में आप देख रहे हैं यहाँ. लेकिन किस तरह से बिहेवियर है ये, अ बिहेवियर मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड और अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस. एक स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ये देखो, अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस और अंडर इंक्रीजिंग टेंशन, ऐसा भी कहा जा सकता है. बहुत सारे वर्ड है यहाँ. स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व है, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस, अंडर इंक्रीजिंग टेंशन और अंडर इंक्रीजिंग लोड. यानी कि एक वायर लिया हमने और वायर एक रिजिड सपोर्ट को हमने सस्पेंड किया है, और सस्पेंड करने के बाद उसे हमने थोड़ा सा लोड अप्लाई किया उसी वायर पर. तो लोड अप्लाई करने के बाद धीरे 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 क्या धीरे 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 नींद आती है, ओके, या धीरे धीरे बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं ना. धीरे धीरे ये हम इंक्रीज करते हैं. लोड इंक्रीज कर, यानी कि जो लोड है वो लोड इंक्रीज, यानी कि लोड अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है. जैसे कि हम 11th में स्टडी कर रहे हैं तो आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, इंक्रीज ही हो रहा है. उसी तरह से ये लेंथ उसकी इंक्रीज होते जाती है. ओके, देखो देन क्या है, इस तरह से एक वायर दिया है देखो, और ये वायर को जब हम टेंशन अप्लाई करते हैं तो इस तरह से इसका वायर का बिहेवियर होता है. इस वायर का बिहेवियर होता है. और बिहेवियर में क्या है, इस एक एक्सिस पे स्ट्रेस दिया है और दूसरे एक्सिस पर ये स्ट्रेन दिया है. एक एक्सिस पे स्ट्रेस बोले तो ये देखो, हमने 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम ये एक्सिस पे इस तरह से प्लॉट किया है ना. समझ में आया है आपके, ओके. ये इस तरह से, ये देखो 1 kg, उसके बाद ये 2 kg, उसके बाद ये 3 kg, उसके बाद 4 kg, ओके, 5 kg, 6 kg, और इसके बाद ये क्या है 7 kg. समझो हमने लोड अप्लाई किया, और ये जो एक्सिस है ना, इसके ऊपर वायर की लेंथ बढ़ जाती है. वायर की लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे लोड अप्लाई करते हैं वैसे वैसे उसकी लेंथ बढ़ती जाती है. लेकिन कब तक, एक लिमिट है ना.
जैसे कि घर पे अगर अक्सर बोलते रहेंगे बेटा उठ स्टडी कर, बेटा उठ स्टडी कर, बेटा उठ स्टडी कर, कब तक करेगा वो स्टडी? अगर हमारे माता पिता अगर हमें अक्सर कहते रहेंगे बेटा उठ स्टडी कर, बेटा उठ स्टडी कर, तो हम कब तक करेंगे? एक लिमिट है हमारा भी, एक लिमिट है। उसके बाद हम सोचते कि ये डेली का काम है इनका, ऐसे ही कहते रहते हैं, चले दो, इनका काम है कहना, अपना काम है आराम करना। हम अपना काम करेंगे, वो उनका काम करेंगे। इसलिए किसी को भी सलाह एक मर्यादा तक देना अच्छा होता है। किसी को भी सलाह एक मर्यादा तक देना, सलाह की भी एक मर्यादा होती है, यानी कि उसकी भी एक लिमिट होती है, जो कि मैं आपको इलास्टिक लिमिट पढ़ा रहा हूं। सलाह देने की भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। हद क्रॉस करने तक सलाह देना जरूरी नहीं होता। यानी कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी को आप सलाह दे रहे हो, अगर वो सलाह आपकी ओर देखकर सुन रहा है, कंसंट्रेशन देकर अगर वो सुन रहा है, तो उसे बताने में मजा है। अगर आप सलाह दे रहे हो और दूसरी तरफ वो ऐसा वैसा देख रहा है, कुछ तो मोबाइल में देख रहा है, तो उसे सलाह देने में कुछ फायदा नहीं है। उसी तरह से ये है, ये भी एक लिमिट तक चलता है। हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो रहे, लोड अप्लाई कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रहे, ऐसा एक लिमिट आता है। हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रेस होता है ना, वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। और बाद में जितना हम थोड़ा भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो झट बोल के स्ट्रेन निर्माण होता है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन निर्माण होता है। और थोड़ा सा स्ट्रेस आप बढ़ाओगे तो और स्ट्रेन बढ़ जाता है, और स्ट्रेन बढ़ने के बाद परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ये देखो, हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ में हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं, और लोड जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे 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 ये देखो स्ट्रेस भी इंक्रीज, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना ऐसा, तो आपको इधर से इधर ऐसा ग्राफ जाते वक्त आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन एक मर्यादा तक है, मर्यादा के बाद स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप कहो या न कहो, उसमें बदल हो जाता है, और ये वायर धीरे 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 धीरे, इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, वायर ब्रेक हो जाती है। कैसा, देखो आगे एक एक पॉइंट। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो। यानी कि एक गुरु दक्षिणा बोले तो खाली शेयर और लाइक और शेयर। आपको जितना हो सकता है उतना, आपका दिल जितना है, आपका दिल छोटा है तो 1 शेयर, और बड़ा है 10 शेयर, और बड़ा है 15 शेयर, और बड़ा है 50 शेयर, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन स्टडी भी करो, नहीं तो शेयर करते बैठेंगे और स्टडी बाकी रहेगा। ओके, चलो, तो इस तरह से ये ग्राफ है। मैं आगे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं नीट जी सीईटी के लिए, और बहुत बार इसके ऊपर एमपीएससी यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं इलास्टिक बिहेवियर के ऊपर। थोड़ा सा आप ध्यान देके अगर आप सुनेंगे और थोड़ा सा ग्राफ वगैरह लिखते लिखते आगे मेरे साथ चलेंगे, तो हम, तुम और मैं एक अच्छी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे एक अच्छी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपकी मार्क्स की मंजिल आ जाएगी, आपको बहुत अच्छी तरह से मार्क्स मिलेंगे, और अपना चैनल भी बढ़ जाएगा, अपना चैनल बढ़ेगा, क्योंकि जीनियस साइंस आपका है, खाली आपका है। मैं तो खाली पढ़ा रहा हूँ, मैं और बेला सर तो खाली पढ़ा रहे, हम खाली पढ़ा रहे, चैनल तो आपका है। आपको जितने जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमें टीच करने का भी एक जो उत्साह होता है ना, वो उत्साह अलग होता है। ओके, चलो, तो इसके बाद बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। देखो इसमें क्या है, देन
द मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड। एक मेटल वायर है, द मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड, देन द बिहेवियर ऑफ वायर इज स्टडीड बाय ग्राफिकल मेथड। बिहेवियर ऑफ वायर इज स्टडीड बाय ग्राफिकल मेथड। एक ग्राफिकल मेथड के आधार पर इसे हम देखने वाले हैं। ओके, तो क्या है? द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन। ये देखो, स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन, स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन इज ड्रॉन। द नेचर ऑफ ग्राफ इज शोन इन फिगर। ग्राफ कैसा है? लिनियरली ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसा एक्सपोनेंशियली इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से, लेकिन एक लिमिट के बाद स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होता है। ओके, द नेचर ऑफ ग्राफ इज शोन इन फिगर। ओके, क्या है एक एक पॉइंट के बारे में देखो। आगे का पॉइंट क्या है? अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पॉइंट O टू A। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा है? ग्राफ में हम इधर एक एक पॉइंट देखने वाले हैं और इधर ग्राफ में देखने वाले, इधर पढ़ने वाले हैं, इधर ग्राफ में देखने वाले। पैरेलली हम चलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आएगा। जो बच्चे लाइव है, अब कौन कौन बच्चे लाइव है? चलो, कमला जी है, उसके बाद यशराज है, ओके, और कौन है? वर्षा चौधरी है, रमेश अक्केवार है, ओके, सब बच्चे हैं, देख रहे हैं। ओके, चलो सब बच्चे कमेंट करो। जो बच्चे लाइव है ना, वो बच्चे कमेंट करो, और जो बच्चे ये वीडियो बाद में देखने वाले, वो भी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लगा है तो बुरा कमेंट करो। ये टीचिंग प्रोसेस फ्री में कर रहा हूँ। अगर ये फ्री में करने के बाद अगर ये बुरा है काम, तो डिसलाइक तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा काम है। सो अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पॉइंट O टू ये देखो O, ये O पॉइंट है, O टू A, ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लोड ऐड कर रहे हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, लोड ऐड कर रहे हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, खा रहे हैं, पेट बढ़ रहा है, खा रहे हैं, पेट बढ़ रहा है, खा रहे हैं, पेट बढ़ रहा है। लेकिन कब तक? कब तक खाओगे? खाना अगर दूसरे का हुआ, पेट तो अपना होता है ना। पेट भी अंदर से बोल देता है, भाई अब तो बस कर, बहुत हो चुका, बस कर, अब मेरी ताकत खत्म हो गई, मेरी लिमिट खत्म हो गई। फिर भी अगर अंदर डाल रहे हो तो बाद में यहाँ आएगा और बाद में बाहर आता। एक लिमिट तक खाते हैं, वैसे एक लिमिट तक उसे लोड हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, दिस इंडिकेट्स अप टू द पॉइंट ए। पॉइंट ए तक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है मेरे भाइयों। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। लेकिन कब तक है? कब तक है? ये कब तक है? जब तक, ग्राफ पे बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन कब तक? दिस इंडिकेट्स अप टू द ए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट इज द हुक्स लॉ इज ओबेड। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ रहा है। 1 किलो वजन लटकाया, थोड़ा सा लेंथ बढ़ी, 2 किलो और बढ़ी, 3 किलो और बढ़ी, 4 किलो और बढ़ी, एक लिमिट तक। और लिमिट के बाद अगर आप लोड अप्लाई करोगे तो वो वायर, वो बेचारा वायर, बेचारा ही होगा ना, वो बेचारा वायर टूट जाता है, टूट जाता है वो, और रूट भी जाता है। बाद में उसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टूटी हुई किसी भी चीज को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। किसी का दिल टूटे तो भी बहुत मुश्किल होता है, किसी का मन टूटे तो भी बहुत मुश्किल होता है। यानी कि हम कम से कम ऐसी प्रिकॉशन ले
कि कोई चीज ना टूटे, भले चाहे घर में हो, भले चाहे दिल में हो, भले चाहे समाज में हो। ओके, तो चलो, देन दिस इंडिकेट्स अप टू द पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ इज ओबेड। ओके, देयरफॉर द पॉइंट ए इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट ए क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का वो लिमिट है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अप टू ए पॉइंट, दैट ए पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। समझ में आया? ओके, वहां तक होता है, वहां तक प्रोपोर्शनल, यानी कि वहां तक वो पैरेलली चालू है, पैरेलली चालू है। लेकिन इसके बाद हम स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते, बट ये स्ट्रेन चलता रहता है, चलता रहता है, बढ़ता रहता है, स्ट्रेन बढ़ता ही है। ओके, और उसी तरह से देन द हुक्स लॉ इज ओबेड, देन देयरफॉर द पॉइंट ए इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हर एक चीज ऐसे स्ट्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं कि उसकी एक लिमिट हो सकती है। आप किसी के ऊपर रूठ भी जाते हैं तो एक मर्यादा तक रूठना, वही माँ बाप पे रूठते हैं, दोस्तों पर रूठते हैं, और कहीं रूठते हैं, है ना? रूठते होंगे ना कहीं, लेकिन अभी वो कनेक्शन मत लगाया करो, वो कनेक्शन अभी नहीं है, अब नीट जी का कनेक्शन है। ये कनेक्शन, वो पेपर ना रूठे, वो क्वेश्चन ना रूठे, वो बीट ना रूठे, वो चैप्टर ना रूठे, ये प्रिकॉशन ले लो। अब दूसरे कोई भी रूठे तो चलेगा, और ये एक साल, ये 11वीं का साल और 12वीं का साल, बस ये 2 साल स्वार्थी बन जाओ, किसी का मत सुनो, खुद का सुनो और खुद का काम करो। किसी का मत सुनो बोले तो जो उल्टा बोलेगा वो नहीं, स्टडी के बारे में बता रहे तो वो तो सुनना ही पड़ेगा भाई, आपको सुनना ही पड़ता है। जिंदगी जो बनानी है ना, ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, स्टेथोस्कोप गले में लटका के वजन में घूमना है, मेडिकल कॉलेज में, है ना, अच्छे कॉलेज में। अगर वॉकिंग करना है तो वजन के साथ वॉकिंग करना है, इंप्रेशन के साथ वॉकिंग करना है, तो इतने 1 साल, ये 11वीं का और 12वीं का साल। कभी कभी कैसा रहता है, अगर जो चीज़ हमें दिल जैसी चीज़ चाहिए, वो चीज़ हासिल करने के लिए कभी कभी हमें दिल के विरोध भी काम करना पड़ता है। दिल कहता है भाई सो जा, मत सोना। दिल कहता है भाई शादी को जा, मत जाना। दिल कहता है भाई खाना खा के आराम सो जा, सोना नहीं। मेहनत करो, मेहनत के साथ हर एक चीज मिलती है। ओके, ओनली ऑन दिस रीजन, उसी रीजन पे क्या होता है, वायर कैन रिगेन कंप्लीटली ऑन रिमूवल ऑफ लोड। यानी कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट तक अगर उसका लोड हम रिमूव करते हैं, निकाल लेते हैं, तो दैट वायर कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल बेस पर वो जाके ठहरता है। लोड निकालते वो ओरिजिनल लेंथ हो जाती है, ओरिजिनल लेंथ हो जाती है। अगर ये इलास्टिक लिमिट के बाद भी, ये ए पॉइंट के बाद भी अगर आप लोड अप्लाई ही कर रहे हैं, तो ये देखो ई पोजीशन आती है। तो ये ई पोजीशन क्या है, चलो हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया, लोड एक वायर ली, उसे लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने के बाद जैसे जैसे लोड हमने अप्लाई किया, वैसे 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 उसकी लेंथ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जैसे कि आपका शरीर ये लॉकडाउन में बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, पेट बढ़ता रहा, शरीर बढ़ता रहा, वजन बढ़ता रहा, उसी तरह से लेंथ बढ़ती रही, बढ़ती रही। कब तक, ये ए तक। और ए के बाद ये जो है ना, ये डिस्टेंस ए टू ई, इन दोनों के बीच अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस और अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, देखो ये मैं आगे बता रहा हूं क्या, देखो इस तरह से है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है जो मैंने अभी बताया, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ऑफ वायर is called proportionality limit. When the strain is small, the stress is proportional to strain. देखो, when the strain is small, strain small है, the stress is proportional to strain. अगर स्ट्रेस कम है तो स्ट्रेन भी कम रहेगा,
अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा रहेगा, प्रोपोर्शनल है भाई। ओके, और द वायर ओबेज हुक्स लॉ विद इन द रीजन, when the deforming force is removed, the wire regains its natural length. The point A is called as proportionality limit. कौन सा लिमिट है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। ओके, उसके बाद देखो, इसके बाद ये है इलास्टिक लिमिट। ये देखो, ये इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट यहां क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच द वायर कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच, मैक्सिमम स्ट्रेस है ज्यादा से ज्यादा, टू विच वायर कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये ज्यादा से ज्यादा टेंशन है, ज्यादा से ज्यादा फोर्स है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस है कि जिस मार्जिन पे, एक पॉइंट पे वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले का कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सब्जेक्टेड विदाउट द परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ये ई पॉइंट है, देखो दिस इज द ई पॉइंट। और ये ई पॉइंट में ये जो है ना ई टू ए टू ई, ये जो दोनों के बीच में है ना, इसमें एक वायर में एक थोड़ा सा एक इलोंगेशन आके ठहरता है। ई के आगे अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा वायर में, स्प्रिंग में थोड़ा सा इलोंगेशन आ जाता है, थोड़ा सा, वो रिकवर नहीं होता। रिकवर यहां तक, ए तक रिकवर होता है, लेकिन ए टू ई के बीच अगर लोड हमने अप्लाई किया तो वायर में थोड़ा सा मॉलिकुलर डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, मॉलिकुलर डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, और जो स्प्रिंग, जो वायर कुछ भी होगा ना, उसमें एक परमानेंट सेट ऑफ पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन द स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड फर्दर स्लाइटली बियॉन्ड द ए, वायर डिसओबेज हुक्स लॉ। ए के बाद भी अगर आप फोर्स उसके ऊपर दे ही रहे हैं, फोर्स अप्लाई ही कर रहे हैं, तो क्या होता है? देखो, दैट वायर डजंट ओबे दी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, यानी कि क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता। थोड़ा स्ट्रेस है तो स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा होता है, जितना स्ट्रेस होता है उससे ज्यादा स्ट्रेन बढ़ता है। इसीलिए ये जो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट नहीं रहने की वजह से नहीं रहता है, इस तरह से थोड़ा सा कर्व होता है। यानी कि अगर आप यहां से इसे प्लॉट करते हैं और यहां से ऐसे प्लॉट करते हैं तो इतनी लेंथ उसकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ जाती है। ओके, और देन आगे क्या है? देखो, देन ओके, देन ये देखो, इलास्टिक प्रॉपर्टी, हाउएवर द वायर एग्जिबिट द इलास्टिक प्रॉपर्टी। और एक बार देखो, देन द हुक्स लॉ, the stress is proportional to strain. However, the wire exhibit elastic property. When the deforming force is removed, the wire regain its natural length. Point E is called as elastic limit. Point A and E are very close. बहुत नजीक होते हैं, A and E पॉइंट बहुत नजीक होते हैं, इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है ये। ओके, चलो, इसमें परमानेंट सेट एक पॉइंट है, परमानेंट सेट रीजन। ये देखो, इतना जो रीजन है ना, ये है परमानेंट सेट रीजन। ये क्या है? इसके लोड रिमूव करने के बाद भी वो स्ट्रिंग में स्ट्रेचेबल एरिया आपको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? एक ओरिजिनल नई स्प्रिंग ली, नई स्प्रिंग के जो उसके जो वेटोड़े रहते हैं ना, वेटोड़े रहते हैं, उसके जो सर्कल्स रहते एक दूसरे को चिपक के रहते हैं, स्प्रिंग चिपक कर रहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? जैसे जैसे उसी स्प्रिंग का आप इस्तेमाल करोगे तो वैसे 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 उसकी लेंथ बढ़ती है, और ये जो रहते हैं ना ऐसे एक दूसरे को चिपक के जो रहते हैं ना उसके सर्कल, वो बाद में इस तरह से लंबे हो जाते हैं। उसे परमानेंट सेट रीजन कहा जाता है। ओके, कौन कौन है भाई? सुजाता शेवड़े भी है, हेलो सुजाता शेवड़े। उसके बाद संदेश पोपले बहुत दिनों के बाद आ रहा है यार, तू तो कहाँ है? शादी विधि हो गई क्या तेरी? ओके, यशराज गर्जे, अभी तो शादी का मौसम ही बहुत अलग है। खेती में शादी, आम के नीचे शादी, गोटे में शादी, घर के छत के ऊपर शादी, पूरा 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 सिचुएशन बदल दिया एक वायरस ने। हम बोलते थे मानव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मानव का सब कुछ बिगाड़ सकता है जो एक वायरस, जो कि हमारे नेकेड आई को हम देख ही नहीं सकते।
जो चीज देख सकते हैं वो चीज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन जो चीज हम नहीं देख सकते वो चीज ने पूरा बदल दिया। ओके, देखो उसी तरह से है। ओके, देखो इस तरह से बहुत सारे बच्चे इधर उधर है, आ रहे जा रहे, बट कभी कभी झांक के देखते हैं कौन कौन है और चले जाते हैं, बाद में आते हैं और मजा करते हैं, सारे मजा करते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। ओके, अ स्मॉल स्ट्रेन रिमेन इन द वायर, मैं अभी बोला था स्मॉल स्ट्रेन वायर में रिमेन होता है, परमानेंट होता है। क्या होता है? व्हेन इवन लोड इज रिमूव्ड, हमने पूरा का पूरा लोड निकाल दिया, फिर भी क्या होता है? फिर भी इवन व्हेन लोड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड परमानेंट सेट रीजन। समझ में आ रहा? समझ में तो आ रहा है ना? मैं नहा रहा हूं, पसीने में नहा रहा हूं, आप आराम से किसी छत के ऊपर बैठे होंगे, एसी में बैठे होंगे, खेत में बैठे होंगे, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, अगर खेड़े गांव में है तो गांव के आजू बाजू में बैठे होंगे सुगंध लेते हुए। ओके, तो चलो, फैन इवन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड परमानेंट सेट रीजन। लेकिन ये स्वच्छ भारत की वजह से वो सुगंध भी चला गया, अब नहीं आ रहा हो, खेड़े गांव भी बहुत सुधर गए हैं, सिटी से आ गया है वो। ओके, इवन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, समझ में आया ना? लोड रिमूव करके बाद मैंने आपको बताया, नया स्प्रिंग लिया, लोड अप्लाई किया, ज्यादा पुराना होने के बाद उसमें थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज दिखता है आपको, वही है। ओके, इफ द वायर इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट के बाद इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। वो ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलती दोस्तों, नहीं मिलती वो ओरिजिनल लेंथ। बता देता हूं कैसे। इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ इवन व्हेन द आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। उसमें एक परमानेंट चेंज हो जाता है। अगर हम फोर्स उसमें से निकाल भी दिए तो वो एक चेंज उसी स्प्रिंग में परमानेंट रह जाता है, उसी वायर में परमानेंट रह जाता है, उसी चीज में परमानेंट रह जाता है। कैसे? अगर हमने किसी का दिल दुखाया, बाद में वो मान जाएगा वो बाद में, लेकिन उसके दिल को जो कुछ भी दर्द हुआ होता है ना, वो कभी नहीं भूलता, दिल में संभाल के रखता है। और जब वक्त आता है ना, उसका जब टाइम आता है ना, वक्त आता है ना, तो वो पूरा का पूरा बाहर निकाल के अपना वसूल कर लेता है। इसलिए ये जो परमानेंट सेट रीजन है ना, इलास्टिक लिमिट है ना, ये कभी भी बियॉन्ड नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। When the external load is completely removed, the length of wire increases permanently by some amount of OS, that is strain, is called permanent set region. OS है, देखो ये OS है, परमानेंट सेट रीजन निर्माण हो जाता है। वो वायर में परमानेंटली आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल, समझो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो वायर लगाए रहते हैं पोल के ऊपर। जब नया रहता है वायर तो इस तरह से स्ट्रेट रहता है ये दो पोल के ऊपर, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये ऐसा ढीला पड़ जाता है। क्यों? उसकी लोड की वजह से उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस अप्लाई होता है, और स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से उसका धीरे धीरे वो झुक जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे एक पहलवान वगैरह रहता है, बहुत एक्सरसाइज वगैरह किए वाला रहता है पहलवान, तो बुढ़ापे में उसके जो घुटने रहते हैं ना, वो घुटने दुखते हैं। बुढ़ापे में बहुत एक्सरसाइज करे वाले रहते हैं, बहुत हर जगह काम किए वाला रहता है, उसके जॉइंट दुखते हैं। लेकिन जो योगा करता है ना, योगा वाला तो मरते दम तक वो जैसे वैसे रहता है। ओके, चिरकाल रहता है, परमानेंट सेट रीजन आपको मैंने यहाँ बताया। उसके बाद है यील्ड पॉइंट, में आपको बताने वाला यील्ड पॉइंट। अब पॉइंट में देखो बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं शुरू से, मैं फिजिक्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड पढ़ाता हूं, डेली लाइफ के एग्जांपल देके मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको समझ में आता है या नहीं अभी तो मैं तो समझ नहीं सकता इधर, लेकिन डेली लाइफ के एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना, किसी का दिल नहीं दुखाना बोले तो मजा आता होगा ना ऐसे सुनने में। सही है, मैं किसका दिल बोल रहा हूं? माँ का दिल, बाप का दिल, भाई का दिल, बहन का दिल, पड़ोस लोगों का दिल, किसी का दिल नहीं दुखाना। आप बोलेंगे सर और एक रह गया, कौन सा रह गया? कमेंट करके बताओ, बाद में मैं बोलूंगा इसके ऊपर। ओके, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच द स्ट्रेन गोज ऑन इंक्रीजिंग।
ये देखो यील्ड पॉइंट में बता रहा हूं, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओके, विच स्ट्रेन गोज ऑन इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस और वायर ऑफ अ वायर इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ये आगे का पॉइंट रहता है यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट का वो स्ट्रेच कर देता है, वायर स्ट्रेच हो जाती है, ओके। जैसे हमारे घर में अगर कहीं हम पे गुस्सा करता है तो शुरू में हम मान नीचे डाल के सुन लेते हैं और इलास्टिक लिमिट तक, आपके लिमिट तक, बाद में हम थोड़ा सा घूर के देखते हैं, बराबर ना, ऐसा घूर के देखते हैं, नीचे देखते हैं, बाद में और भी बोलने के बाद भाग देना, बाहर नीचे और देखते हैं, और भी अगर काम चालू है तो यील्ड पॉइंट आ जाता है और यील्ड पॉइंट आने के बाद बोलते हैं हम, मुझे ज्यादा मत सुना, मुझे भी अक्ल है, ऐसे बोलते हैं। किसको? जो ज्यादा ही टेंशन दे रहा है। लेकिन माँ बाप को कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना माँ बाप को, ओके। और उसी तरह से, और बाद में जो है ना, बाद में अगर कोई हमारा दोस्त है, कोई है, अगर बाद में और भी अगर वो टेंशन दे रहा है, उठ के खड़ा हो जाते हैं, कॉलर टाइट करते हैं, ज्यादा टेंशन देना नहीं देना, नहीं तो कान के नीचे बत्ती लगाऊंगा, ऐसा बोल देते। वही तो है, देखो। देन द विच स्ट्रेन गोज ऑन इंक्रीजिंग विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस, किससे स्ट्रेस नहीं रहता लेकिन वहां स्ट्रेन देखने को मिलता है। स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं रहता लेकिन वहां स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। इन द स्ट्रेस ऑफ वायर इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, उसे हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। स्ट्रेस नहीं है फिर भी स्ट्रेन है, स्ट्रेस नहीं है फिर भी स्ट्रेन है, यानी कि बोल के आदमी चला गया फिर भी दिमाग में रह गया, बोलकर चला गया, वो बोलकर चला गया, गालियां देके चला गया, लेकिन दिमाग में रह गया, ये दैट इज द यील्ड पॉइंट है, ओके। और देखो, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द लेंथ ऑफ वायर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग वर्चुअली फॉर नो इंक्रीजिंग स्ट्रेस। वर्चुअली होता है वो, वर्चुअली लोड नहीं रहता लेकिन लेंथ बढ़ता है, ओके। द वायर बिगिंस टू इलोंगेट मोर इवन फॉर अ स्मॉल इंक्रीज ऑफ लोड। छोटा सा भी लोड अगर हमने लोड अप्लाई किया ना तो ज्यादा लेंथ बढ़ जाती है। द पॉइंट y इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। ये वायर को, ये आपको वायर टूटने की प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ये वायर टूटने की प्रोसेस है, इलास्टिक लिमिट के बारे में है, ओके। वायर टूटने की प्रोसेस है, ऐसे ही दिल टूटने की प्रोसेस होती है, ऐसे ही होते हैं भाई, ऐसे ही होते हैं, ओके। चलो देन आगे क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस में क्या होता है? ब्रेकिंग, जहां की वायर ब्रेक होने की प्रोसेस शुरू होती है, जहां की हम गुस्से में लाल होके उड़ जाते हो, वो कंडीशन वायर की फाइनल कंडीशन, हमारे सहने की भी लास्ट कंडीशन, ओके। द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड टू अ वायर, which can applied to a wire due to which the deformation of neck is called breaking stress। उसे क्या कहते हैं हम? that is called as breaking stress। वो वायर ब्रेक होना शुरू हो जाता है वहां, ओके। ब्रेकिंग स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस, ओके। और इसके बाद देन बियॉन्ड फॅन चालू आहे, यशराज फॅन चालू आहे, फोन वाजतोय, समोरनं कूलर चालू आहे, पण लॅपटॉप समोर आडवा आहे म्हणून चेहऱ्याच्या समोर त्याची हवा येत नाहीये। करूया, थोडासा बदल करतो, खूपच घाम येतोय आज, का माहिती नाही, थोडासा येतोच मला घाम जरा, ओके। बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर डिक्रीजेस मोर रैपिडली, ओके। ड्यू टू दिस वायर अल्टीमेटली ब्रेक्स, और फाइनली वायर ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है वायर। और दिस पोजीशन इज डिनोटेड बाय द पॉइंट बी, ये बी से ये पॉइंट मैंने दिखाया है, इस तरह से वायर ब्रेक हो जाती है भाइयों। और देन द विच इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट, जहां की ये वायर ब्रेक हो जाती है, जैसे कि हम हमारे माँ बाप का दिल टूट जाता है, जैसे कि हम उनके खिलाफ अगर कुछ चीजें करते हैं, वो जब बोलते हैं अगर हम नहीं सुनते तो उनका दिल टूट जाता है, उनको दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए माँ बाप का, किसी का भी दिल टूटा तो चलेगा, किसी का भी दिल टूटा तो चलेगा दुनिया में,
किसी का भी बेहतर, लेकिन माँ बाप का दिल नहीं टूटना, कभी नहीं टूटना। जीना उनके लिए, मरना उनके लिए, जो कुछ भी करना माँ बाप के लिए करना, बस। उन्होंने तो ये जिंदगी दी है ना, उनके कितने उपकार है हम पे, उसी तरह से देखो। द विच इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट, द रिक्वायर्ड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस होता है ना फाइनल स्टेप का, वो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट n ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ये रहता है कर्व पे। और फाइनली क्या होता है, देखो फाइनली क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन। ये देखो ओ ए से ए, ये रहा इलास्टिक स्ट्रेन है, जिसमें कुछ हद तक सहा जाता है, कुछ हद तक सहा जाता है, वायर से सहा जाता है। द स्ट्रेन बिटवीन द ओ, ओरिजिन ओ टू द इलास्टिक लिमिट पॉइंट ई इज कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक स्ट्रेन। और देन द प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है, ये प्लास्टिक स्ट्रेन है। देखो इलास्टिक स्ट्रेन तो मैंने आपको बता दिया, द स्ट्रेन बिटवीन द ओ टू द इलास्टिक लिमिट पॉइंट ई, ये ओ टू द इलास्टिक पॉइंट ई, इन दोनों के बीच, इसे कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। बाद में प्लास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक दैट डजंट रिगेन, वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता जो चाहिए था। यानी कि अगर हम झगड़ा करते हैं, हम एक दूसरे से अगर दिल तोड़ते हैं और बाद में एक जगह आते हैं, तो पहले वाला जो प्यार रहता है ना एक दूसरे में, वो उतना नहीं रहता। हमारे बीच कुछ हुआ है, ये दोनों के भी दिल में रहता है, दोनों दोस्तों के भी दिल में रहता है। इसीलिए जो पहले वाला जो एक अट्रैक्शन रहता है फ्रेंड्स के बीच, वो नहीं रहता बाद में। ओके, दैट इज दी। अक्सर बीच बीच में आ जाता है कि मुझे ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा बोला था, ऐसा किया था वगैरह, इस तरह से। देन द स्ट्रेन बिटवीन द यील्ड पॉइंट y, द स्ट्रेन बिटवीन यील्ड पॉइंट y टू द नेक पॉइंट n इज कॉल्ड प्लास्टिक स्ट्रेन। उसे क्या कहते हैं हम, प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। और एक बार, द स्ट्रेन बिटवीन द यील्ड पॉइंट y, ये देखो यील्ड पॉइंट y एंड नेक पॉइंट n, नेक पॉइंट कहा जाता है इसे, नेक तैयार हो जाती है। नेक बोले तो ये देखो, ये ऊपर वाला बड़ा है, ये ऊपर वाला इस तरह सा हमारा ये सर है और नीचे से थोड़ी सी बॉडी है। यानी कि दोनों के बीच जैसी हमारी नेक है, वैसे उसी तरह से वायर में एक नेक फॉर्म होती है, नेक फॉर्म होती है, और वहां से वायर का टूटने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, वायर की टूटने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और देन ब्रेकिंग पॉइंट, देखो आप वायर स्ट्रेच करके देखो, धीरे धीरे स्ट्रेच करने के बाद वायर एक जगह छोटा हो जाता है, और भी स्ट्रेच करेंगे तो वायर परमानेंटली ब्रेक हो जाती है। देन द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेक विदाउट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, द स्ट्रेन इंक्रीजेस एंड ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ये देखो और एक बार, द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेक, नेक फॉर्म होने के बाद छोटा सा इस तरह से ना, ये देखो मैं आपको यहाँ नेक करके दिखा देता हूँ, नेक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस तरह से। ये देखो इस तरह से दिख रहा है, क्या दिख रहा है? और एक बार देखो, ओके समझ में आया ना? जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये है नेक फॉर्मेशन, ये नेक फॉर्मेशन। और भी लोड अप्लाई करते हैं तो वायर ब्रेक हो जाती है। देन विदाउट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती, किसी भी स्ट्रेस को जरूरत नहीं होती। द स्ट्रेन इंक्रीजेस, स्ट्रेन इंक्रीज होता है, एंड द ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट, और उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। तो दोस्तों इस तरह से ये हुआ ब्रेकिंग पॉइंट। कुछ समझ में आया? सगळ्यांच्या लक्षात आलं का? सगळ्यांनी सांगा, बालासाहेब ढाकणे, ओके, यशराज गर्जे, देवा शिरसाट, ओके। देन द बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग ऑफ लोड में उसके बाद द कर्व डिस्क्राइब्ड अबाउ
और shows all the possibilities of an elastic substances, सब इलास्टिक सब्सटेंसेस के बारे में ये आपको देखने को मिलता है। और इन पर्टिकुलर मेनी प्लास्टिक वायर्स, प्लास्टिक वायर में भी ये आपको देखने को मिलता है। कौन से दैट इज द कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, और इस टाइप का बिहेवियर आपको इनमें देखने को मिलता है। ओके, इनमें देखने को मिलता है। उसके बाद however the majority of materials in everyday life exhibit only some part of it, और बार however majority of material in everyday life, दैनंदिन जीवन में exhibit only some part of it, majority of materials, बहुत सारे मटेरियल में इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। निसर्ग में बहुत सारा है, मैं ये तो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया ही। ओके, मटेरियल सच एज ग्लास, सिरामिक, ओके एक्सेट्रा ब्रेक्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, दे आर कॉल्ड ब्रिटल। जो चीजें ब्रिटल होते हैं वो आवाज करती है, और जो चीजें ब्रिटल नहीं होती वो जब ब्रेक होती है ना तब आवाज नहीं करती। बराबर है ना? किसी का आत्मा दुखता है, ब्रेक होता है तो आवाज नहीं होता। यानी कि अगर ग्लास टूटता है, जमीन के ऊपर टूटता है, पड़ता है तो टूट जाएगा और टूटते हुए वो आवाज करेगा। लेकिन किसी का दिल टूटता है ना तब वो आवाज नहीं करता, भले चाहे माँ बाप का हो, दोस्त का हो, भाई का हो, किसी का भी हो। उसी तरह से ये ब्रिटल नेचर है। ग्लास, सिरामिक्स एक्सेट्रा ब्रेक विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में ब्रेक हो जाता है। दे आर कॉल्ड एज ब्रिटल। इलास्टिक लिमिट में ही वो ब्रेक हो जाते हैं। ग्लास वगैरह देखो ना, वो कितना छट बोल के ब्रेक हो जाते हैं। और द मेटल सच एज गोल्ड, सोना, सिल्वर विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट आर कॉल्ड एज मेलाबल। ये जो है ना गोल्ड, सिल्वर, आयरन के ऊपर भी अगर हम हथौड़ी से मारा करते हैं तो क्या होता है? ब्रेक नहीं होता। जो दूसरी चीजें होती है ना, ये ग्लास वगैरह, ये ग्लास है, सिरामिक्स है, इसके ऊपर अगर हम हथौड़ी से मारा करते हैं, मार देते हैं तो वो झट बोल के ब्रेक हो जाता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अगर हम मारा करते हैं, मार देते हैं, हैमरिंग करते हैं तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, पत्रे में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम कहते हैं मेलाबल कहते हैं। ओके, देन द रबर हैज लास्ट इलास्टिक रीजन। रबर को लास्ट इलास्टिक रीजन होता है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम मेनी टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसकी जो कुछ भी लेंथ होती है ना उसके ओरिजिनल लेंथ से भी वो ज्यादा होती है, मेनी टाइम्स। इलास्टिक है। लेंथ बढ़ती है बोल के उसे कितना भी खींचना अच्छा नहीं रहता। अगर वो सह रहा है बोल के कितना भी सहने के लिए मजबूर करना अच्छा नहीं होता। एक टाइम आ जाता है, उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, लेकिन वो जितना सहता है ना उससे कितना टाइम्स वो रिएक्शन देता है और पूरा का पूरा वसूल हो जाता है। ओके, देन द टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, बट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और वहां का स्ट्रेस कर्व जो रहता है ना वो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता। रबर के बारे में ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, इस तरह से स्ट्रेट वाला हिस्सा, ये पॉइंट तक, उसके बाद ई पॉइंट तक वगैरह, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये रबर के लिए नहीं होता, वो चेंज वो दूसरा होता है। इस तरह से होता है, इस तरह से है ना, तो इस तरह का कर्व होता है उसका, सेंटर में से नहीं जाता। थोड़ा सा भी लोड अप्लाई करे तो एक्सटेंशन ज़्यादा, इस तरह से कर्व रहता है उसका। इस तरह से सेंटर में से नहीं जाता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता हो। स्ट्रेस थोड़ा भी इंक्रीज किया तो स्ट्रेन ज़्यादा होता है रबर के बारे में। ओके, एंड देन अ मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड to a larger value of strain is called elastomer। इलास्टोमर कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं? that is called as elastomer। okay, a material that can be elastically
स्ट्रेच्ड, इलास्टिकली बोले तो रबर के जैसा स्ट्रेच होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ लार्जर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट मटेरियल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टोमर। जैसे पॉलीमर वगैरह है ना, उस तरह से पॉलीमर वगैरह इलास्टोमर कहते हैं हम इसे। ओके, और इसके बाद लास्ट वन है, इन केस ऑफ सम मटेरियल्स लाइक वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड जो रबर रहता है ना हमारा, वल्कनाइज्ड रबर, वो रबर में भी इस तरह से कुछ चीजें आपको देखने को मिलते हैं। वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आपको आगे है, पॉलीमर में है, पॉलीमर में है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, केमिस्ट्री में है वो 12th में, 12वीं के 12th के केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के पार्ट है ना, वहां आपको वहां पढ़ना है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ओके, उसका वहां इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में, सॉरी केमिस्ट्री में है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। इन केस ऑफ सम मटेरियल वल्कनाइज्ड रबर, when the stress applied to on a body decreases to zero, the strain does not return to zero immediately जीरो में नहीं आता हो, स्लोली आ जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ों में होता है, हम स्ट्रेच करते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे ऐसे आता है, उसी तरह से। देन द स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस। Okay, that is, this lagging of strain behind the stress is called as elastic hysteresis. Hysteresis बोलते हैं हम इसे, hysteresis। hysteresis बोले तो स्लोली डिक्रीज होना, स्लोली, जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं आवाज निकाल के दे, इको, इको मालूम है ना आपको, हेलो 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 हेलो, स्लोली, इसकी भी लेंथ स्लोली बन जाती है। ओके, द लैगिंग द स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस, लैगिंग द स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालते ही धीरे 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 उसका स्ट्रेन कम होते जाता है और ओरिजिनल लेंथ पे वो वायर जाने की कोशिश करता है। और इस तरह से अगर किसी चीज में हो रहा है तो उसे कहते हैं हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहते हैं हम। ओके, और देन द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट, ये ग्राफ शब्द है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग लोड। ये देखो, इस तरह से ये इंक्रीजिंग लोड है, इस तरह से स्ट्रेन बढ़ते गया, और जैसे जैसे हम लोड निकालते हैं वैसे वैसे ये जो है ना, ये रिवर्स वाला कर्व, ये देखो ये रिवर्स वाला कर्व है, इस तरह से ये वापस आने वाला जो कर्व है ना, इस तरह से डिक्रीज, यानी कि हम जैसे स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद इस तरह से स्ट्रेन बढ़ते रहता है, और लोड रिमूव करने के बाद उसका जो स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन धीरे 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 इस तरह से कम होता है, और जितना इंक्रीज हुआ था उतना कंप्लीटली वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, इस तरह से। ये देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इंक्रीजिंग लोड और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिक्रीजिंग लोड। और इसके बारे में एक सर्ल्स एक्सपेरिमेंट है, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपीटी सर्ल्स एक्सपेरिमेंट है। और वो एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट में पूरा का पूरा उसका बिहेवियर बताया है। ओके, देन इट एनक्लोज अ लूप, एक लूप तैयार करता है। ये देखो ना, ये लूप है, इंक्रीजिंग वाला ऐसा और ये डिक्रीजिंग वाला ऐसा, एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं और एक लूप जैसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है। इट एनक्लोजेस अ लूप, एरिया ऑफ लूप गिव्स द एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल। और एक बार एरिया ऑफ लूप, ये जो एरिया ऑफ लूप है ना, ये वाला एरिया ऑफ लूप क्या है, एरिया ऑफ लूप गिव्स द एनर्जी डिसिपेटेड, देना लेना, डिसिपेटेड ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल का डिफॉर्मेशन होते वक्त उसमें किस तरह से ये आपको चेंजेस देखने को मिले, इसके बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको
ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, व्हाई डज अ रबर बैंड बिकम लूजर आफ्टर रिपीटेड यूज। रबर बैंड जो रहता है ना हमारा, ये रबर बैंड, उसका अगर हम अक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका अक्सर इस्तेमाल करता है, तो वो क्या होता है, उसकी लेंथ परमानेंटली चेंज होके रहती है, परमानेंटली लेंथ उनकी बढ़ जाती है रबर की, है ना। एक कौन सा भी रबर ले लो, नया नया जब लेते तो उसकी लेंथ अलग होती है, और बार बार इस्तेमाल करने के बाद उसके लेंथ में आपको बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिलता है। वो क्यों होता है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद उसमें परमानेंट सेट रीजन तैयार होता है और ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता हो। क्यों नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे रबर जब बालों को वगैरह लगाते हैं ना, तो एक बार उसका एड़ा दिया जाता है, उसके बाद और, उसके बाद और घुमा के पक्का करने के लिए रबर को ही पक्का कर देते हैं हम, रबर को ही पक्का कर देते और रबर परमानेंटली सेट हो जाता है। तो इस तरह से ये रहा अपना चैप्टर। अगर आपको कुछ समझ में आया है, समझ में आया तो होगा ही, ऐसा लग रहा है, ओके, समझ में आया है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों को अपने भेजिए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हर एक संडे को हम संडे लाइव सेशन लेते हैं, संडे को एक लाइव सेशन लेते हैं। तो संडे का लाइव सेशन हम कल एक लाइव सेशन लेने वाला हूं मैं, संडे मोटिवेशनल एनर्जी। उसका नाम क्या है, संडे मोटिवेशनल एनर्जी। संडे मोटिवेशनल एनर्जी जो हमारा है ना वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हम कल, एक टाइम कौन सा चाहिए बताओ आप सब बच्चे, टाइम बताओ, टाइम कौन सा रहेगा, टाइम कौन सा ले ले, शाम ये बताओ मुझे, सुबह 10 बजे कौन सा टाइम अच्छा रहेगा सब बच्चों के लिए। सब बच्चे यानी कि वहां फिफ्थ से लेके बूढ़े तक अप टू दी अनलिमिटेड, इस तरह से सबके लिए ये इन्फिनिटी, सबके लिए ये सेशन लेने वाला हूं, हर संडे को रहेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम कौन सा रहेगा, यहां कमेंट करके मुझे बताओ, सब बच्चे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं, तो उसका टाइम मैं आपको बता दूंगा। एक कल सुबह 10 बजे तो रहेगा एक, यानी कि हर संडे 10 बजे तो रहेगा, हर संडे 10 बजे। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के 10 बजे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद तो ये आएगा, लेकिन बाद में हम उसका टाइम परमानेंट रखने वाले, परमानेंट टाइम रहेगा वो। तो वो कौन सा रहेगा बताओ मुझे। एक शाम 6 बजे लेना है, 6 बजे लेना है, 7 बजे लेना है, 8 बजे लेना है या 9 बजे लेना है, एक टाइम बताओ मुझे। सुबह 10 AM, ओके, 10 AM। तो कल क्या करेंगे हम, कल सुबह 10 बजे ये हम ले लेते हैं। एक ने बताया कल सुबह 10 बजे लेता है, उसके बाद मैं टाइम सबका एक वोटिंग करके कम्युनिटी टैब में मैं एक दे दूंगा, उसमें आप सब बच्चे उसका टाइम बता दीजिए, मैं टाइम लिखूंगा, उसके ऊपर जो टिक करेंगे, जो सेलेक्ट करो, और वो टाइम हम बाद में ले लेते हैं। ओके, तो कल रहेगा सुबह 10 बजे हमारा संडे मोटिवेशनल एनर्जी, संडे मोटिवेशनल एनर्जी। संडे मोटिवेशनल एनर्जी का हमारा प्रोग्राम रहेगा। उस प्रोग्राम को आप सब बच्चे आ जाइए। कल के लिए, खाली कल के लिए हम सुबह लेते हैं, कल के लिए लेते हैं, क्योंकि कल मुझे माँ बाप की तरफ भी जाना है। ये प्रोग्राम पूरा ख़त्म होने के बाद, लाइव सेशन करने के बाद मुझे माँ बाप की तरफ जाना है। 15 दिन हो गए मैं उनसे इधर आके, उनके पास से आके मुझे जाना पड़ता है। ओके, जो पिछले बार गया था ना उसी टाइम पे जाके आए, तो जाना पड़ता है मुझे, वो मेरी राह देख रहे हैं। ओके, तो उनकी तरफ जाना है। तो कल सुबह 10 बजे सब बच्चे आ जाइए। ओके, सुबह 10 बजे 10। ओके, यस आर यू आर हियर। ओके, तो हम ठहरते आज के लिए। सर टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो क्या?
नहीं नहीं, टिकटॉक पे मैं अपलोड करता था, टिकटॉक पे अपलोड करता था, अपना यही अपलोड करता था एजुकेशन वाला। लेकिन टिकटॉक में वैसे टिकटॉक से मैं शुरू से ही मुझे नफरत है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।